शनाया ने उस पिंजरे को दासी के हाथ से ले लिया, उसे खोलकर उस पक्षी को बाहर निकाला और उस पक्षी को ठीक उसी पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ के पास जाकर देखो, वहां कौन था कल रात, क्या तुम पता लगा सकते हो? वो पक्षी पिंजरे से निकलता है और सीधा उस पेड़ की तरफ उड़ जाता है। वो पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और शनाया को चहचहा कर कुछ कहने की कोशिश करने लगता है। शनाया समझ नहीं पाती कि पक्षी उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी दासी से पूछती है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? दासी जवाब देती है, मालकिन ये कह रहा है कि उसे इस पेड़ पर किसी की सुगंध नहीं मिल रही है। शनाया को सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, ऐसा तो नहीं है कि इस चिड़िया की नाक में कोई दिक्कत हो गई है? चिड़िया को शनाया की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो जोर जोर से चहचहाने लगता है। शनाया उसकी हरकत देखकर कहती है, लगता है इसके साथ कोई दिक्कत है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद वो आदमी इसी पेड़ पर था, उसकी सुगंध तो छोटी ही होगी इस पेड़ पर। अब मैं तो उसे महसूस नहीं कर सकती और ये नकारा पक्षी भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इससे तो अच्छा होता है एक कुत्ता लेकर आ जाते हम लोग। पक्षी इस बात पर जोर जोर से आवाज करता है और वो शनाया पर पंजा मारने के लिए तेजी से हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ चला आता है, लेकिन फिर अचानक अपना रास्ता बदलकर वापस चला जाता है। शायद वो शनाया को डराना चाहता था। वो पक्षी उड़ता हुआ पास वाले पेड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है और फिर जोर जोर से चहचहाने लगता है। शनाया की दासी उससे कहती है, मालकिन ये कह रहा है कि उस पेड़ पर किसी की सुगंध उसे मिली है, शायद आप जिस आदमी को ढूंढ रही हैं वो उस पेड़ पर होगा। लेकिन ये कहते हुए दासी के माथे पर पसीना आ रहा था और उसके कहने में अभी शनाया को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपा रही है। शनाया उससे पूछती है, और क्या कह रहे हो पक्षी, पूरी बात बताओ। वो दासी घबराते हुए कहती है, वो मालकिन नहीं, वो बस यही कह रहा है। शनाया उस पक्षी की तरफ देखती है। वो पक्षी भले ही इंसानों की भाषा ना बोलता हो, लेकिन इंसानों की सारी भावनाएं वो अच्छे से जानता था और शनाया ये बात समझ रही थी कि पक्षी उसकी दासी पर गुस्सा होकर चिल्ला रहा है। शनाया को बात समझ आ जाती है और वो मुस्कुराकर दासी से कहती है, ये मुझे बुरा भला बोल रहा था ना, लेकिन तुम इस बात को छुपा रही हो इसलिए इसे गुस्सा आ रहा है, यही बात है ना? दासी गुस्से से पक्षी की तरफ देखती है, फिर शनाया की तरफ देखती है और चुपचाप अपना सर झुका लेती है। वो दासी शनाया से बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी खामोशी शनाया को समझ में आ जाती है कि शनाया ने सही सोचा है। शनाया उस पक्षी को अपने हाथ पर बैठने का इशारा करती है। वो पक्षी शनाया के हाथ पर आकर बैठ जाता है और फिर शनाया उससे कहती है, बहुत अकड़ है तुम्हारे अंदर, चलो देखते हैं अपनी जो सुगंध लेने वाली शक्ति पर इतना इतराते हो वो कितनी सटीक है। और ये कहकर शनाया पेड़ पर खुद ही चढ़ जाती है। शनाया उस खुशबू को भी महसूस करने की कोशिश करती है। शनाया हैरान होकर कहती है, ये खुशबू तो महर्षि के इत्र की खुशबू है। शनाया हैरान होकर मन ही मन सोचती है, क्या सच में यहाँ महर्षि आए होंगे? शनाया बड़ी गहराई से सोचने की कोशिश करती है, क्या सच में प्रतियोगिता की बात को लेकर अब तक उनके मन में कुछ ऐसा होगा जो उन्हें बुरा लग रहा होगा? शनाया काफी देर तक मन में सोच विचार करती है और फिर वो महर्षि की हरकतों को उस आदमी से मिलाने की कोशिश करती है जो उसके कक्ष में घुस आया था, लेकिन शनाया को उन दोनों में कोई भी ऐसी चीज नहीं लगती। इसके अलावा भी शनाया को अच्छे से याद होता है कि वो परछाई दूसरे वाले पेड़ पर दिखाई पड़ी थी। क्या शनाया को सच में आंखों का कोई धोखा हुआ था? शनाया ये देखने के लिए दूसरे पेड़ पर भी चढ़ जाती है। आखिर में शनाया को एक चीज दिखाई देती है। शनाया पेड़ की शाखा पर बड़े गौर से झुककर अपने हाथ से वो चीज उठाती है। ये किसी इंसान के सर का बाल है। शनाया उस बाल की गंध को महसूस करने की कोशिश करती है। शनाया को उस बाल से हल्की सी एक ऐसी गंध मिलती है जो उसे बालासुंदरम के आसपास होने पर मिला करती थी। शनाया मन ही मन सोचती है, क्या बालासुंदरम यहाँ आ सकता है? शनाया सोचने लगती है, क्या यहाँ पर दो लोग आए थे? अगर वो परछाई वाला आदमी कोई और था और दूसरे पेड़ पर जिसकी गंध मिली कोई और था, तो फिर शनाया को एक ही शख्स क्यों दिखाई दिया? शनाया को यह लगता था कि वो इंसान कोई भी हो, लेकिन बालासुंदरम नहीं हो सकता, क्योंकि महर्षि को जादुई विद्या का इतना ज्ञान है कि उनके सामने कोई भी अदृश्य होकर छिप नहीं सकता। फिर बालासुंदरम तो उनके सामने एक बच्चा है। अगर वो इंसान महर्षि को चकमा दे गया तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जादुई विद्या महर्षि से भी ज्यादा होनी चाहिए। शनाया धीरे धीरे अपनी अंगूठी से पूछती है, मुझे एक बात बताओ, महर्षि से भी कोई ज्यादा ताकतवर हो सकता है क्या? अंगूठी शनाया को 2-4 नाम बताती है, लेकिन शनाया को नहीं लगता कि उनमें से कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। शनाया दोबारा अंगूठी से पूछती है, क्या राजमहल में भी कोई ऐसा है जिसके अंदर इतनी ताकत हो सकती है? अंगूठी बताती है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है क्योंकि राजमहल के अंदर कई सारे लोगों का निवास रहा है और इस दुनिया में कई सारे छुपे हुए ऐसे महारथी गुजरे हैं। राजमहल के अंदर भी एक ऐसा महारथी रहा करता था जिसका नाम इतिहास में आता है, लेकिन वो कई सालों से लापता है।
शनाया पेड़ की शाखा पर टेक लेकर स्थिर खड़ी थी और अपना दिमाग लगा रही थी। तभी पक्षी शनाया के पास उड़कर आता है और शनाया की हथेली पर रखा बाल अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। शनाया उस पक्षी के व्यवहार से समझ गई थी कि शायद उसे इस बात से शर्मिंदगी हुई है कि वो उस बाल को नहीं देख पाया जो शनाया ने उस पेड़ से उठाया था। वो पक्षी जिस दिशा में जा रहा था, शनाया अपनी दासी से कहती है, उसका पीछा करो। वो दासी उसी पक्षी की तरफ दौड़ पड़ती है। उसके दौड़ने की गति काफी तेज थी क्योंकि उस पक्षी का पीछा करने की आदत उसे पहले से ही थी। शनाया भी उस दासी के पीछे भागने लगती है, लेकिन अंगूठी शनाया से कहती है, आपको उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। वो पक्षी खुद आकर बताएगा कि उसने क्या देखा है। शनाया अंगूठी से केवल 2 ही शब्द कहती है, शट अप। शनाया दौड़ते हुए पक्षी का पीछा करते हुए महल के मुख्य द्वार से भी बाहर तक चली जाती है। उसको बाहर की तरफ भागता देख महल के 2 सिपाही भी शनाया का पीछा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके सेनापति की बेटी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। जब शनाया महल के बाहर बने एक तालाब में पहुंचती है तो देखती है कि वो पक्षी उसकी दासी के हाथ पर बैठा है और दासी शनाया को बताती है, मालकिन, ये पक्षी बता रहे कि इस बाल से आने वाली गंध यहाँ आकर रुक गई। शनाया सोचने लगती है कि अब इसके आगे वो कैसे पता लगा सकती है। शनाया दासी से कहती है कि वो उस पक्षी को ले जाकर वापस सेनापति के कक्ष में दे दे और शनाया दोबारा अपने कक्ष में लौट आती है। अंगूठी शनाया से पूछती है, अब कैसे पता लगाएंगे आप? शनाया जवाब देती है, 2 बातें तो बहुत ही साफ तौर पर जाहिर हैं कि वो जो शख्स था उसके अंदर जादुई ताकत महर्षि से भी ज्यादा थी, और दूसरा वो ऐसा इत्र लगाता है जो राजमहल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके बालों से वही गंध आ रही थी जिस इत्र का इस्तेमाल बालासुंदरम करता है। लेकिन ये तय है कि वो आदमी बालासुंदरम नहीं हो सकता। शनाया शाम के वक्त घूमने के लिए बाजार जा रही थी, तभी उसने अंगूठी को बताया कि वो राजमहल जाकर बालासुंदरम या राजकुमार चैतन्य से बात करे तो शायद उसे पता लग सकता है कि परछाई वाला आदमी कौन था। हालांकि बालासुंदरम खुलकर सब कुछ तो नहीं बताएगा, लेकिन उसकी बातों से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। तभी अंगूठी शनाया से कहती है, आपका कोई पीछा कर रहा है? शनाया अपनी चाल धीमी नहीं करती और जवाब देती है, मुझे पता है, ये महल के कुछ सिपाही हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। बालासुंदरम ने अपने बाप से कहा होगा कि मेरे पीछे जासूसी कराई जाए ताकि वो ये समझ पाए कि मेरे अंदर क्या बदलाव आए। कहीं अभिलाषा की बात सही तो नहीं? इसके अलावा और कोई कारण मुझे समझ नहीं आता। अंगूठी को शनाया की बात सुनकर काफी आश्चर्य होता है और वो शनाया से प्रभावित होती है और कहती है, ज्ञान होना एक बात होती है, लेकिन बुद्धिमत्ता सबके पास नहीं होती। शनाया का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो दोनों सिपाही राजमहल के द्वारा ही शनाया पर नजर रखने को भेजे गए थे। शनाया बाजार घूमती है और फिर चुपचाप दोबारा चक्रदेव के महल में वापस आ जाती है। वो दोनों सिपाही पूरे रास्ते शनाया का पीछा करते रहते हैं और उसकी सारी हरकतों पर गौर से नजर रखकर सभी बातें कागज में लिखते रहते हैं। जब शनाया महल के अंदर जा चुकी होती है तो 2 में से पहला गुप्तचर अपने साथी से पूछता है, हमें छुपकर अंदर जाना चाहिए क्या, ताकि हम और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाए? दूसरा गुप्तचर कहता है, नहीं, इतनी जानकारी काफी है। वो तो महल से बाहर आने और अंदर जाने के लिए भी किसी तरह के खास जादू का इस्तेमाल नहीं करती। अगर उसके अंदर ऐसी कोई शक्ति होती तो अब तक कुछ ना कुछ हमें दिखाई दे जाता। दोनों गुप्तचरों को लगता है कि इससे ज्यादा शनाया के पीछे समय बर्बाद करना बेकार है और वो दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। अगले दिन जब शनाया छत के ऊपर आराम से लेटी धूप सेंक रही थी, तभी राजमहल से एक संदेशा आता है कि राजा विक्रमादित्य ने शनाया को न्योता देकर बुलाया है, क्योंकि वो किसी खास विषय पर उसके साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं। वो न्योता लेकर आने वाला अधिकारी शनाया को जल्द से जल्द चलने को कहता है, जिसकी वजह शनाया को भी समझ नहीं आती, लेकिन राजा के नाम के आदर में उसे जल्दबाजी में ही तैयार होकर उस अधिकारी के साथ महल जाना पड़ता है। जब शनाया को महल के अंदर एक पालकी में ले जाया जा रहा था, तभी उसके ऊपर उसी रोशनी से कोई हमला करता है जिससे उस पर पहले भी हमला हुआ था। इस बार शनाया खुद को बचाने के लिए झुकती है और वो रोशनी पालकी की छत को पूरी तरह से उड़ा देती है। राजमहल के सारे सिपाही चौकन्ने होकर शनाया को बचाने के लिए दौड़ते हैं और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगते हैं कि रोशनी कहां से आई है। शनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि राजमहल के अंदर भी उस पर हमला कैसे हो सकता है। शनाया अंदर से घबरा चुकी थी, लेकिन ऊपर से खुद को संभालते हुए कहती है, ये दूसरा इम्तिहान है शायद। शनाया अंगूठी से कहती है, अंगूठी शनाया से कहती है, अब क्या करेंगे? शनाया जवाब देती है, लेट अस गो विद द फ्लो, जो होता है उसी के साथ चलते चले जाएंगे। तभी शनाया देखती है एक आदमी हाथ में तलवार लिए राजमहल की दीवार से कूदकर शनाया की पालकी की तरफ आता है और अपनी तलवार उसकी तरफ दिखाता है। यह तलवार की चमक नीले रंग की थी। शनाया को समझ आ जाता है कि उसके ऊपर जहर लगा हुआ है और अगर ये तलवार किसी इंसान पर हल्का सा भी पड़ जाए तो वो इंसान शरीर के अंदर जहर फैलने से ही मर जाएगा। सभी हैरान रह गए।
उस हत्यारे ने उस तलवार से शनाया पर हमला किया और शनाया के हाथ पर वो तलवार लग जाती है और शनाया के हाथ से खून बहने लगता है। उस तलवार से जहर शनाया के शरीर में चला जाता है, लेकिन उस हत्यारे की तलवार जिसने शनाया पर जोर से चलाई थी वो तलवार शनाया की पालकी के कोने में जाकर अटक जाती है। शनाया तेजी से अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उस हत्यारे के दिल पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हत्यारा बहुत फुर्तीला होता है और शनाया के वार से बचकर अपनी तलवार उस पालकी से खींच कर निकाल लेता है। शनाया पालकी से नीचे उतरती है और वो ये रियलाइज करती है कि वह हत्यारा अकेला नहीं था, बल्कि अब शनाया को चारों तरफ से 10 लोग घेर चुके हैं। उन्होंने राजमहल के 4 सिपाहियों को पहले ही मार गिराया और बचे हुए 2 सिपाही जमीन पर अधमरी हालत में तड़प रहे थे। शनाया जानती थी कि वो सिपाही उठकर उसकी मदद नहीं कर सकते। एक सिपाही शनाया से चिल्लाकर कहता है, शिरीन आप बाईं तरफ भागिए, वहां पर आपको शाही फौज की टुकड़ी मिलेगी जो आपको बचा लेंगे। शनाया उस सिपाही के कहने पर बाईं तरफ तेजी से भागती है और सारे हत्यारे शनाया का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में 2 सैनिक उन हत्यारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक हत्यारा उनसे बचकर आगे निकल जाता है। शनाया को अपने पीछे केवल तलवारों के टकराने और सिपाहियों की चीखने की आवाजें आ रही होती है। वो बेतहाशा भागे जा रही थी। राजमहल के कुछ सदस्य गलियारे से ही नीचे मैदान की तरफ शनाया को भागते देख रहे थे। शनाया को छुपकर 3 लोग उसे भागते देख रहे थे, तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है, ये लड़की शरीर से बहुत कमजोर है, यह अवधेश की कातिल नहीं हो सकती। दूसरा व्यक्ति कहता है, आप सही कह रहे हैं, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता कि उसने अवधेश का खून किया। महाराज ये लड़की तो मासूम है। और तीसरा व्यक्ति जो कि राजा विक्रमादित्य था, वो अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी नहीं लगता कि ये लड़की कोई खूनी है। राजा विक्रमादित्य पलटकर अपने मुख्य सैनिक से कहता है, अपने आदमियों को तुमने ठीक से समझाया है ना कि शिरीन के ऊपर सचमुच में हमला नहीं करना है। मुख्य सैनिक कहता है, महाराज आप निश्चिंत रहें, वो सारे सैनिक भरोसे के लायक हैं। वो भले ही आक्रामक लगेंगे, लेकिन शिरीन बिटिया को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर किसके कहने पर राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को आदेश दिया होगा कि वो शिरीन पर हमला करें? आखिर क्या करेगी शनाया जब उसे पता चलेगा कि उस पर हमला कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ही करवा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गलियारे के ऊपर खड़े राजा विक्रमादित्य के अलावा उसके साथ उसके 2 अधिकारी थे, जिसमें एक मुख्य सैनिक होता है और राजा विक्रमादित्य को समझाता है, महाराज मेरे आदमी ने शिरीन के हाथ पर जो हमला किया उसने बहुत ही हल्का सा घाव दिया है, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। और उस तलवार में किसी तरह का कोई जहर नहीं था। वो भले ही आक्रामक लग रहा हो, लेकिन शिरीन बिल्कुल सही सलामत रहेगी। राजा विक्रमादित्य अपने दूसरे अधिकारी की तरफ मुड़कर उससे पूछता है, उस तलवार पर जो जहर लगा हुआ था वो किसने लगाया था? दूसरा अधिकारी राजा को बताता है, महाराज दरअसल वो कोई जहर नहीं बल्कि एक खास किस्म की औषधि है, जिससे किसी के शरीर में गलत आत्मा के प्रवेश करने पर वो औषधि उस आत्मा को जलाकर राख कर देती है। लेकिन शिरीन के शरीर पर उस औषधि का कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि अभिलाषा ने जो कहा था वो सच नहीं है। शिरीन के अंदर किसी तरह की कोई आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ है। दरअसल यह अधिकारी अनमोल के गुरु यश का ही शिष्य था, जो यश आचार्य के कहने पर आया था, क्योंकि अनमोल ने पत्र लिखकर अपने गुरु यश आचार्य से मदद मांगी थी। उसने पत्र में लिखा था कि उसकी बहन शिरीन के शरीर में किसी दुष्ट आत्मा का परिवेश है। इस खबर का पता लगते ही अनमोल के गुरु यश आचार्य ने अपने सबसे बेहतर शिष्य अनुराग को इस काम के लिए भेजा था। अनुराग को व्यक्तिगत रूप से भी बुरी आत्माओं को पकड़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो इस काम के लिए आ गया था। अनुराग राजा विक्रमादित्य को यह भी बताता है कि अगर किसी शरीर में किसी बुरी आत्मा का प्रवेश हो जाए तो इंसान इतनी फुर्ती से भाग दौड़ नहीं कर सकता जितनी फुर्ती से शिरीन भाग रही थी। उस इंसान का शरीर धीरे धीरे बेजान होने लगता है और अंत में उसे लकवा मार जाता है। एक राहत की सांस लेते हुए विक्रमादित्य कहता है, चलो अच्छी बात है, अब हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शिरीन के ऊपर किसी दूसरी आत्मा का साया नहीं है। अनुराग ने शनाया को देखा और कहा, यह भी पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते, कृपया धैर्य रखें महाराज, देखते हैं कि वो हमारे अगले इम्तिहान में क्या करती है। हो सकता है कि उसके अंदर छुपी आत्मा अभी सक्रिय ना हुई हो। शनाया जिस तरफ भाग रही थी उस गली के अंत में एक बड़ा सा हॉल था जिसका दरवाजा अजीब था। शनाया जल्दी में थी और हॉल में प्रवेश कर गई क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हॉल की बनावट भी अजीब लग रही थी। उस पर अजीबोगरीब पैटर्न वाले पीले कपड़े की कई परतें थी। ये एक संस्कृत लिपि की तरह लग रहा था। हॉल के केंद्र में
हरे रंग के नगीने का एक बड़ा सा टुकड़ा भी रखा गया था। अचानक बाहर से तेज आवाजें सुनाई थी। शाही सेना आ गई थी। वो चिल्ला रहे थे और हथियारों से लड़ रहे थे। शनाया के हॉल में प्रवेश करने के बाद किसी ने उसका पीछा नहीं किया। वो जल्द से जल्द पीले कपड़ों की परतों में चली गई और हरे नगीने के नजदीक फर्श पर उतरी। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को स्थिर कर पाती, फर्श हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो और 9 खंबे जमीन से निकलकर ऊपर उठ रही थी। शनाया डर गई थी और उसने घबरा कर उसकी बाईं ओर देखा। खंभों के जमीन से उठने के बाद वो स्थिर हो गई। उसने जमीन पर बना एक ऐसा मैट्रिक्स देखा था जो आमतौर पर भूत भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और शनाया ने तभी रियलाइज किया कि राजा विक्रमादित्य को उसके अवधेश के हत्यारी होने का शक था और उसने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। ये तरीका भूत भगाने के लिए आसान था, लेकिन वो कोई दानव नहीं थी। उसके पास कुछ जादुई शक्तियां जरूर थी। वैसे भी शिरीन अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने तो पूरी तरह से उसके शरीर को अपना बना लिया था। शनाया को यकीन था कि इस भूत भगाने वाले मैट्रिक्स में प्रवेश करने पर भी वो सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वो कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसने शिरीन के शरीर में जबरन प्रवेश किया हो। आपने शिरीन के लिए बदला लिया है। आपने तो उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई है। अगर वो दुखी होती तो आप इस मैट्रिक्स में फंस गई होती और यहाँ अपना जीवन खो देती। ये राजा बहुत झूठा है। इसने आपके सामने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन पीठ पीछे कोशिश भी कर रहा है कि आपको बरगला दे, अंगूठी कहती है। हाँ, इसने दिमाग झल्ला दिया मेरा, शनाया ने गुस्से में कहा। उसने फिर खंभों की ओर देखा। ये पिलर्स काफी कीमती लगते हैं। अगर इन्हें नुकसान हो जाए तो इस राजा को बड़ा दुख होगा, नहीं? शनाया एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहती है। नुकसान होने पर उसका पूरा शरीर दर्द महसूस करेगा। इस हरे नगीने का उत्पादन दुर्लभ है। इसके मुट्ठी भर के आकार की कीमत भी लाखों में है और यहाँ पर तो 9 है। शनाया ने बड़े मजे से आह भरते हुए कहा, सोच रही हूँ सारे खंबे तोड़ डालूं। बदकिस्मती से मेरे पास इतनी ताकत है नहीं। वो सारे खंबे बहुत मजबूत थे। अगर शनाया किसी बड़ी लड़की के शरीर में होती तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसके शरीर का वर्तमान आकार बहुत छोटा था। हाँ मैं, अंगूठी ने शनाया के दिल की बात पढ़कर अहंकार से कहा। शनाया खुश हुई और मुस्कुराई। तो फिर इंतजार किसका है? शनाया ने कहा। अंगूठी ने उसकी भावना को भांप लिया और उत्साहित हो गई। मुझे बस इतनी चिंता है कि अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो वो आपको चोट पहुंचाएगा। अंगूठी राजा विक्रमादित्य के बारे में बात कर रही थी। इसके बारे में क्या? मैं इसमें कुछ ऐसा जादू कर देती हूँ जिससे अगली बार तभी टूटे जब वो दोबारा आपको उसके बीच फंसाने की कोशिश करे। शनाया ने अपनी उंगली से अंगूठी पर थपथपाया और कहा, बड़ी शैतानी खोपड़ी है तेरी। बढ़िया, चलकर डालिए कांड। शायद ये पहली बार था जब अंगूठी ने कुछ भयानक किया था। वो उत्साहित थी। शनाया से उसकी कही बातों का पालन करने का आग्रह वो करती रही। शनाया जल्दी से मैट्रिक्स के चारों ओर घूम गई ताकि अंगूठी सभी पिलर्स के साथ नजदीकी संपर्क कर सके। हो गया, अंगूठी खुश होकर कहती है। गुड गर्ल, शनाया कहती है। क्षमा करें, मैं एक अंगूठी हूँ, बच्चा नहीं। मुझे ऐसा मत कहिए। अंगूठी बुरा मान गई। ठीक है मैडम जी। शनाया अच्छे मूड में थी तो उसने अंगूठी को थपथपा कर कहा। अंगूठी ने पूछा, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? शनाया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम महान हो तो फिर मुझे तुम्हें एक मैडम कहकर संबोधित करने में क्या हर्ज है? इसका मजाक उड़ाने की क्या बात है? अंगूठी नाराज थी। अंगूठी थोड़ी देर चुप रही और कहा, आप मुझे कोई नाम दे सकती हैं लेकिन मैडम नहीं। शनाया हंसना चाहती थी, लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा, इस अंगूठी की पहचान और प्रकृति वास्तव में क्या है? ये इस दुनिया के बारे में बहुत सी बातें जानती है और ऐसा लगता है कि वो उस दुनिया के बारे में भी जानती थी जिससे शनाया आई थी। इससे पहले शनाया इस दुनिया में काफी अकेली थी। सौभाग्य से उसके पास अंगूठी थी जो कम से कम उससे बात कर सकती थी। शनाया कीमती पत्थरों और जादुई चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लिया करती थी, लेकिन अब वो अंगूठी के काफी करीब थी और उससे जुड़ चुकी थी। अंगूठी उसके दिमाग की हर बात को नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन वो शनाया की भावनाओं को समझ सकती थी। अंगूठी ने अचानक कहा, आप मुझसे दिल मत लगाना, मैं सिर्फ एक जादुई पत्थर हूँ। शनाया फिर से हंसती है। जैसे ही वो हंसी, उसने कई तेज कदमों को पास आते सुना और कोई चिल्लाया, महाराज आ रहे हैं। हॉल का दरवाजा खोला गया और सम्राट लोगों के एक समूह के साथ हॉल में प्रवेश करते हैं। विक्रमादित्य हैरान था जब उसने शनाया को पूरी तरह ठीक देखा। शिरीन, क्या तुम ठीक हो? धन्यवाद आपका महाराज, मैं ठीक हूँ। शनाया उठी और बोली, मुझे आश्चर्य है कि महल में हथियारे छिपे हुए थे। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। राजा हैरान हो गया। भले ही उसकी नजर में शिरीन छोटी थी, लेकिन उसे समझ आ गया कि वो कायर या कमजोर नहीं थी। उसकी आंखें चमकीली और दृढ़ थी, जैसे उसने अपने चारों ओर सब कुछ देख लिया हो। विक्रमादित्य उसके इस रूप को देखकर हैरान हो गया और अपने आप को दोषी महसूस करने लगा। उसने खांसते हुए कहा, मैं भी हैरान हूं। मैं अपने लोगों से जांच करवाऊंगा और सच्चाई का पता लगवाऊंगा। शनाया मुस्कुराई और उसकी आंखें उन सभी लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी जो अभी अभी आए थे। उसने कहा, महाराज कृपया मेरी संदेह भरी राय को क्षमा करें, लेकिन महल के संरक्षक अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। सौभाग्य से वो हत्यारे महाराज की बजाय मुझ पर हमला कर रहे थे, नहीं तो
परिणाम न जाने क्या ही होता। शाही सेना अपना काम अच्छी तरह से करने में विफल रही। मुझे तो लगता है कि इस बात के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो। आपको क्या लगता है महाराज? शनाया ने अपनी बात बहुत ही तार्किक रूप से रखी थी और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे राजा उसकी बात को काट सके। विक्रमादित्य कहता है, आप सही कह रही हैं, वो सजा के पात्र हैं। महाराज, आप उन्हें कैसे दंडित करेंगे? राजा विक्रमादित्य सोचता है। शनाया कहती है, मैंने राष्ट्रीय संविधान का अध्ययन किया है और मुझे पता है कि जब महल में हत्यारे पाए जाते हैं तो इसे शाही सेना की विफलता माना जाता है। उन्हें कोड़े से दंडित किया जाता है और किसको कितने कोड़े पड़ते हैं वो विफलता की गंभीरता के स्तर पर निर्भर करता है। क्या मैं सही हूं? शनाया बात करने में अच्छी थी और उसके शब्द हॉल में गूंज रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ये, और वो कहकर रुक जाता है। शाही सेना का प्रधान सेनापति राजा विक्रमादित्य के पास खड़ा था। वो अब तक चुप खड़ा नहीं रह सकता था। वो आगे बढ़ा और फर्श पर लेट गया और कहा, वास्तव में महाराज, हम विफल हुए हैं और हम सजा लेने को तैयार हैं। हालांकि उसे अपने ही राजा से हमले को अंजाम देने का आदेश मिला था, लेकिन वो विक्रमादित्य की परेशानी समझ सकता था और उन्हें परेशानी में नहीं डाल सकता था। वो केवल अपनी वफादारी के आगे मजबूर होकर दर्द सहने के लिए लेट गया था। राजा के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने 100 कोड़े से दंडित करने का उसे आदेश दे दिया। राजा ने उसके वेतन को भी काटने का आदेश दिया, लेकिन उसका मुआवजा उसे गुप्त रूप से चुका दिया जाता। लेकिन उस कोड़े की हर एक मार विक्रमादित्य को मन ही मन बहुत बुरा महसूस करा रही थी। सजा के बाद प्रधान सेनापति को राजा के सामने हॉल में वापस खींच कर लाया गया। जैसे ही शनाया ने उसकी चोट को देखा, उसने नरमी के साथ उसे मरहम की एक बोतल भी दी और कहा, प्रधान सेनापति जी, आपको अगली बार ज्यादा सावधान रहना होगा, वरना महाराज के महल में फिर से हत्यारे होने पर आपको कड़ी सजा महाराज की तरफ से मिलेगी। प्रधान सेनापति उदास था और लगभग खून की उल्टी कर रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू करते हुए शनाया से कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद शिरीन। उस सेनापति ने शनाया को अपने दिल में कोसते हुए कहा, किसने कहा है कि लड़की खरगोश की तरह कोमल है? ये तो भेड़ियों की तरह चतुर चालाक है। इसके बाद प्रधान सेनापति ने इलाज के लिए हॉल की तरफ रुख किया। राजा के अलावा कुछ और मंत्री वहां मौजूद थे। शनाया ने उन्हें देखा और शनाया के देखने के कारण वो सभी असहज महसूस करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं शनाया उन्हें भी परेशानी में ना डाल दे। वो सभी जाने का बहाना खोजना चाहते थे। सौभाग्य से शनाया ने केवल उन पर एक नजर डाली और इससे पहले कि उन मंत्रियों की घबराहट पूरी तरह बाहर आ पाती, शनाया हॉल के चारों ओर देखती है और जिज्ञासु होकर राजा से पूछती है, महाराज, सारे सभागार इतने अजीब क्यों दिखते हैं? ये वाला किस लिए है? अब जाकर शनाया 13 वर्षीय बच्चे की तरह भोली और जिज्ञासु लग रही थी। राजा विक्रमादित्य ने राहत महसूस की, लेकिन उसने सोचा, इतनी छोटी बच्ची इतनी साहसी कैसे हो सकती है? हालांकि अब राजा विक्रमादित्य को यकीन हो गया था कि ये लड़की किसी आत्मा के वश में नहीं है, लेकिन फिर भी वो भ्रमित महसूस कर रहा था। शनाया के भोले और जिज्ञासु पक्ष को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। दरअसल वो खुश था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, खासकर तब जब उसकी प्रतिभा पूरी तरह से प्राकृतिक हो, न ही किसी आत्मा के साए में होने की वजह से। राजा ने अपना गला साफ किया और बोला, शनाया, यह हमारे लिए राहत की बात है कि तुम ठीक हो। चलो चलें, हम हॉल के बाहर जा रहे हैं, मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है। शनाया के प्रति केयर दिखाने के लिए विक्रमादित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चल पड़ा। शनाया के लिए विक्रमादित्य का यह व्यवहार एक आशीर्वाद की तरह था और शनाया ने इसे अस्वीकार नहीं किया। हालांकि जैसे ही वो जा रहे थे, शनाया फिसल गई और एक खंबे से टकरा गई। ये अच्छी बात है कि उसने बहुत फुर्ती दिखाई और खंबे को जोर से पकड़ लिया, लेकिन शनाया के पकड़ते ही वो खंबा हिलने लगा और लगभग उसी पर गिरने वाला था। ध्यान से। अनुराग जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने उस कीमती खंबे को सहारा देता है। खंबा उतना नाजुक नहीं था, लेकिन शायद बहुत कीमती था। इतना कीमती कि खंबों को कुछ भी हो जाए उसे एक आपदा या बहुत बड़ी बर्बादी माना जाता। अनुराग ने केवल खंबे का ध्यान रखा और उस इंसान के बारे में भूल गया जिसने उसे गिराया था। शनाया अनबैलेंस होकर अनुराग की बाहों में गिर जाती। अनुराग हैरान हो गया क्योंकि वो कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था। वो एक भावहीन व्यक्ति था, इसीलिए उसके साथ की सभी छात्राएं जब उसे देखती उससे दूरी बना लेती थी। ये पहली बार था जब कोई लड़की उसकी गोद में थी। चीजों को बदतर बनाने के लिए शनाया ने अपने सर को उसके सीने में उसे गद्दी समझकर दबा दिया। उसी समय शनाया के बालों में से एक हेयर पिन निकल जाती है और अनुराग की छाती पर लग जाती है। अनुराग अपनी छाती में चुभने वाला दर्द महसूस करता है और बदहवासी में ही शनाया को दूर धकेलने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से राजा विक्रमादित्य ने अनुराग की कलाई पकड़ ली और कहा, अनुराग, आराम से, शिरीन एक बच्ची है। उसने शनाया को अपने पास खींचा और कहा, सावधान रहना, कोई और घटना ना हो। इसलिए राजा जल्दी से शनाया को साथ लेकर वहां से चला जाता है। हॉल आखिरकार अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आता है। अनुराग खड़ा होकर राहत की सांस लेता है। अनुराग को उसकी छाती में खुजली होने लगी और वो उसे थोड़ा खनोसने लगा।
उसने सनसनी को नजरअंदाज किया और सारे खंभों को ठीक करके खड़ा करने लगा, लेकिन उसकी खुजली रुकी नहीं रही थी, इसीलिए वो गलती से एक खंभे को जमीन पर गिरा देता है। अनुराग जल्दी से उस खंभे को दोबारा उठाता है और देखता है कि उस पर कई सारी दरारें पड़ गई हैं। वो हैरान हो जाता है, क्या शनाया अपना रहस्य छिपाने में पूरी तरह कामयाब हो गई थी या फिर अनुराग को कोई ऐसा सुराग मिल गया जिससे शनाया की परेशानी बढ़ने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।